भारत चीन की सीमा पर फिर से तनाव के बादल मंडरा रहे हैं। भारत का रुख इस मामले में साफ है। अगर बॉर्डर पे शांति नहीं है तो दोनों देशों के रिश्ते सामान्य नहीं चल सकते। दूसरी तरफ आज संसद में विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मुलाकात हुई। अरुणाचल की सीमा में चीनी घुसपैठ को लेकर सोशल मीडिया पर आ रहे तमाम दावों के बीच में यह बैठक अपने आप में अहम हो जाती है। ब्रिक्स समिट से ठीक पहले भारत चीन की सीमा पर आखिर ये विवाद हो क्यों रहा है? भारत और चीन के बीच में अक्साई चीन को लेकर क्या विवाद है, सब जानेंगे सुल्तान की डायरी के आज के एपिसोड में। नमस्ते, मेरा नाम है विनय सुल्तान और आप लोग देख रहे हैं न्यूज पिंच की विशेष पेशकश सुल्तान की डायरी। सुल्तान की डायरी के आज के एपिसोड की शुरुआत हम करते हैं इस मामले में ताज़ा अपडेट्स जो हैं वो हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो भारत ने जो चीन के साथ में सीमा विवाद अभी चल रहा है, अरुणाचल से जिस तरीके से बातें आ रही हैं कि चीनी सैनिक जो हैं वो अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, उसके ऊपर भारत की तरफ से बिल्कुल मौक़िफ़ अपना साफ कर दिया गया, अपना रुख बिल्कुल साफ कर दिया गया है। भारत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं रणधीर जायसवाल, उन्होंने पत्रकारों के साथ में बातचीत की और बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल साफ तौर पर कहना चाहते हैं, भारत और चीन के बीच में रिश्ते तभी ठीक से चल सकते हैं जब सीमा पर शांति हो। आप ये नहीं कर सकते कि सीमा पर आप तनाव भी बना के रखें, फिर आप भारत के साथ में व्यापार भी करें। ये दोनों चीज़ें जो हैं साथ साथ नहीं चलेंगी। तो ऐसी स्थिति में अगर चीन भारत के साथ में रिश्ते बेहतर रखना चाहता है आर्थिक मोर्चे पे, डिप्लोमेटिक मोर्चे पे, तो उसको सीमा पे जो है तनाव, इस तरीके की तनाव की स्थितियां नहीं पैदा करनी पड़ेंगी, उससे उनको बचना पड़ेगा। तो ये भारत ने अपना रुख बिल्कुल साफ कर दिया। इस बीच में जो हमने आपको बताया कि रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री की मीटिंग भी हुई है। इसके साथ साथ जो है भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि हमने ये देखा है पिछले दौर में, ये चाइना की बिल्कुल सामान्य टैक्टिस है कि जहाँ पर भारतीय जो है जो पॉलिटिकल लीडरशिप है और चाइना के जो प्रीमियर हैं वो कहीं पर अगर मुलाकात उनकी होनी होती है, भारतीय प्रधानमंत्री और चाइनीज़ प्रीमियर की कहीं मुलाकात होनी, प्रस्तावित मुलाकात होती है, तो उससे पहले जो है सीमा पर इसी किस्म का तनाव जो है हमको दिखाई देता है। और ये तनाव जो है हम लगातार देख रहे हैं। ये पुरानी टैक्टिस चाहे आप गालवान के समय में ले लीजिए, चाहे आप उससे पहले डोकलाम के समय में ले लीजिए, तो ये एक रूल बुक जो है चाइना को हमको दिखाई देता है। तो अभी अगले महीने सितंबर में भारत में ब्रिक्स की समिट होनी है और ब्रिक्स की समिट में ऐसा कहा जा रहा है शी जिनपिंग भी आएंगे चाइना की तरफ से। तो उससे पहले जो है हम ऐसा कोई भी मिस एडवेंचर जो है चाइना की तरफ से अगर किया जाए तो उसको जो है मुंहतोड़ जवाब दिया जाए भारत की तरफ से। ये पूरी तरीके से अलर्ट जो है भारतीय सेनाओं को कर दिया गया है, भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज को कर दिया गया है, ITBP को कह दिया गया है, भारतीय सेना जो वहाँ डिप्लॉयड है उसको कह दिया गया है। तो ये तो इस मामले की ताज़ा अपडेट थी। लेकिन हमने आपको, जैसा कि हमने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि क्योंकि भारत और चीन के बीच का सीमा विवाद जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें कई तरह की संधियां हैं, कई तरह के युद्ध हैं, बहुत सारे रेफरेंसेज हैं जो 200 300 साल पुराने हैं। तो हमने आपको ये कहा था कि हम आपको तफसील से ये सारी की सारी चीज़ें समझाएंगे, बताएंगे। और उसी कड़ी में ये जो है दूसरा वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने आपको ये बताने की कोशिश की थी कि मैकमहन लाइन के ऊपर जो है चाइना और भारत के बीच में क्या विवाद है और क्यों जो है चाइना अरुणाचल को अपनी टेरिटरी क्लेम करता है और भारत के हिसाब से वो क्लेम क्यों गलत है। तो हमने दोनों जो कंट्रीज़ हैं उनके क्या पर्सपेक्टिव वो हमने बताने की कोशिश की, मैकमहन लाइन कैसे बनी वो भी हमने समझाने की कोशिश की। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो देख लीजिए। अब हम आज बात करते हैं लद्दाख का जो सेक्टर है, क्योंकि ये सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और हाल के दौर में जो सबसे खूनी संघर्ष जो है भारत और चीन के बीच में हुआ है तो वो लद्दाख के सेक्टर में ही हुआ है, जो वेस्टर्न सेक्टर है चाइनीज़ बॉर्डर का, तो वहाँ पर हुआ है। तो इसको हम थोड़ा सा तफसील से समझ लेते हैं कि यहाँ पे दरअसल मामला क्या है। तो लद्दाख के सेक्टर में सीमा विवाद को समझने के लिए हमको थोड़ा सा 17वीं शताब्दी में चलना पड़ेगा। दरअसल लद्दाख में उस ज़माने में जो नामग्याल डायनेस्टी थी उसका शासन था और उसके किंग हुआ करते थे किंग सेंगे नामग्याल। और वो अपने समय में जब थे तो उन्होंने अपनी टेरिटरी जो है 1642-43 के आसपास जो है अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करना शुरू किया और धीरे धीरे जो है उन्होंने कुछ तिब्बत की टेरिटरी को कब्जा करना शुरू कर दिया। अब ये जो एक्सपेंशन था लद्दाख की तरफ से, उसको देख के जो तिब्बत में जो दलाई लामा थे वो थोड़ा सा इनसिक्योर फील करने लगे कि यार ये तो बहुत गलत हो रहा है। तो 5वें दलाई लामा जो थे उन्होंने अपनी फ़ौज जो है इस एक्सपेंशन के खिलाफ भेजी, जो लद्दाख कर रहा था, लगातार तिब्बत की टेरिटरीज पर कब्जा कर रहा था, उसके खिलाफ भेजी। और यहाँ पे जो है जब फौज आई दलाई लामा की तरफ से, तिब्बत की जो फौज आई उसने जाके लेह के ऊपर घेरा डाल दिया और वहाँ पे अब वो ऐसी स्थिति बन गई कि नामग्याल राजाओं के पास में कोई मदद जो है बची नहीं थी को किस तरीके से इस तिब्बत की आर्मी को टैकल करें। और उनको ये समझ में आ रहा था कि वो जो उन्होंने किया वो एक तरीके से सैनिक मिस एडवेंचर था और वो मिस एडवेंचर उनसे हो गया, लेकिन अब राज जाने का खतरा आ गया है। तो नामग्याल राजाओं ने वही किया, उन्होंने अपने से सुपीरियर ताकत की मदद मांगी। उस समय जो
साउथ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ी ताकत हुआ करते थे मुगल। तो नामग्याल राजाओं की तरफ से मुगलों से मदद मांगी गई, मुगल आए, उन्होंने मदद की, 5 साल ये युद्ध चला और उसके बाद में ये तय पाया गया कि दोनों पक्ष जो हैं बैठ के संधि कर लेते हैं, बातचीत पे बात खत्म कर लेते हैं। और संधि में कई सारी बातचीत तय हुई, जैसे कि नामग्याल राजा जो हैं उनको वेसल स्टेट माना जाएगा तिब्बत का, वो तिब्बत को जो है अपना ट्रिब्यूट देंगे हर सालाना, और तिब्बत बदले में वहाँ से चाय भेजेगा, और ये तमाम किस्म की बातें हुई। और उसके साथ में एक और बात चली कि दोनों राजा जो हैं वो बैठेंगे, वो जगह जिस जगह बैठे उस जगह का नाम था तिंग मोसगांग, और तीन मोसगांग की संधि इसको कहा गया। तो नामग्याल राजाओं के बीच में ये संधि हुई, एक पक्ष जो है उसमें तिब्बत का था, तीसरा पक्ष जो है उसमें किन डायनेस्टी का था, QING किन। और किंग डायनेस्टी जो थी उसकी तरफ से एक प्रतिनिधि भी आया हुआ था, क्योंकि तिब्बत उस समय जो है किंग डायनेस्टी का वेसल स्टेट होता था, ट्रिब्यूटरी स्टेट होता था। तो इसकी वजह से मीडिएशन के लिए चाइना की तरफ से, किंग डायनेस्टी की तरफ से लोग आए। और इस संधि में जो बहुत महत्वपूर्ण बात थी, एक तो कि ट्रिब्यूट पे करेगा नामग्याल राजा जो हैं वो ट्रिब्यूट पे करेंगे तिब्बत को, तिब्बत में जो वहाँ पे दलाई लामा है लासा में, उनको जो है ट्रिब्यूट पे करेंगे सालाना तौर पे। दूसरी बड़ी बात ये हुई थी कि ये दोनों लद्दाख और तिब्बत के बीच में सीमाएं जो हैं उनकी हदबंदी की जाएगी, कि ये तय किया जाएगा कि कौन सी सीमा, कौन सा इलाका किसके अंदर है और सीमा कहाँ पे पड़ती है। तो ये जो है इसको तय कर लिया जाएगा। हालांकि अभी जो है आज की तारीख में इस पूरी की पूरी ट्रीटी का, इस पूरी की पूरी संधि का कोई भी ओरिजिनल ड्राफ्ट हमको मौजूद नहीं मिलता है, लेकिन लद्दाख का जो राजशाही के जो क्रॉनिकल्स हैं, जो रॉयल क्रॉनिकल्स हैं, उसमें इस संधि की लंबी जानकारी हमको दिखाई देती है। तो ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ था कि किंग डायनेस्टी के मीडिएशन में तिब्बत और लद्दाख के बीच में एक संधि हुई थी, और उस संधि के बाद ये तय पाया गया था कि दोनों जो पक्ष जो हैं अपनी सीमाओं, उसकी हदबंदी जो है वो तय कर लेंगे। अब ये हदबंदी एग्जैक्टली कहाँ थी, कैसे थी, इसके ऊपर बहुत डिटेल जो है आज की तारीख में मौजूद नहीं, लेकिन ये इस बात का पुख्ता सबूत है कि लद्दाख और जो है तिब्बत के बीच में उस समय मतलब 17वीं शताब्दी से लगातार जो है एक सीमा जो है, निर्धारित सीमा, वो तय है। तो ये बात है। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा 19वीं सदी में। 19वीं सदी में हुआ ये कि पंजाब में सिख एम्पायर जो था वो अपने उरूज पर था। तो सिखों ने बाद में धीरे धीरे करते हुए पहाड़ी राजाओं के ऊपर हमला बोला, और पहाड़ी राजाओं का हमला बोल के उन्होंने जम्मू के ऊपर कब्जा कर लिया। तो जम्मू में जो डोगरा महाराजा थे गुलाब सिंह, वो समय सिख एम्पायर के वेसल स्टेट थे, एक तरीके से सिख एम्पायर के अंडर आते थे। और गुलाब सिंह के टाइम में उनके एक जनरल हुआ करते थे जिनका नाम था जोरावर सिंह। जोरावर सिंह कमाल के मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट थे, बहादुर योद्धा थे, और उन्होंने जो है कैंपेन शुरू किया पूरे के पूरे लद्दाख में। पहले उन्होंने लद्दाख का कब्जा किया, फिर वो गिलगिट बाल्टिस्तान का कुछ इलाका था उसका कब्जा किया, फिर वेस्टर्न तिब्बत का कुछ इलाका था वहाँ पर भी वो चले गए, और जाते जाते वो पहुँच गए फाइनली मानसरोवर के पास में एक तकलाकोट नाम की एक जगह पड़ती है वहाँ पर। और तकलाकोट में 1842 में उनकी जंग होती है तिब्बती सेना के खिलाफ में, जहाँ पे जोरावर सिंह बहुत बहादुरी से, क्योंकि उनके जो उस समय का जो मौसम था वो उनके फेवर में नहीं था, सप्लाई लाइन उनकी 400 मील दूर थी, तो 400 मील लंबी सप्लाई लाइन को जो है वो टैकल कर रहे थे। और उसके बाद उनके सैनिक में भी बहुत जो है वॉर फटीग की स्थिति थी, और बहुत बुरी सिचुएशन में आखिरकार जो है वो उन्होंने मानसरोवर की पहले अपनी यात्रा कंप्लीट की। उसके बाद में उन्होंने तिब्बती सेना के खिलाफ में बहादुरी से युद्ध लड़ा, और वहाँ पे वो वीर गति को प्राप्त हो गए। और जब वो जिस समय वो लड़ाई लड़ रहे थे अपने अंतिम क्षणों में भी, ऐसा कहा जाता है कि वो 4 से 5 अपने दुश्मनों को मारने के बाद में जो है वो वीर गति को प्राप्त हुए। तो उनकी कहानी जो है वो बहुत इंस्पायरिंग कहानी है। कभी जो आपको मौका मिले तो पढ़िए इधर उधर से, कभी हम भी कोशिश करेंगे कि आपको कहानी सुनाएं। लेकिन खैरहाल वो अभी जो है मौजूद हम लोग भटक जाएंगे, तो भटकते नहीं, इसी पे बात करते हैं। तो इसके बाद में जब जोरावर सिंह की जब हार होती है, उसके बाद में तिब्बती फोर्सेस यहाँ नहीं रुकती हैं, वो लद्दाख के ऊपर धावा बोल देती हैं। और जैसे ही धावा बोलती हैं तो उस समय सिंह एम्पायर के एक दीवान होते हैं हरिचंद, वो उनको आगे बढ़ने से रोक देते हैं, लद्दाख की तरफ बढ़ने से रोक देते हैं। और आखिर में 1842 में तिब्बत में और सिख एम्पायर के बीच में चुसूल नाम की एक जगह पड़ती है, वहाँ पे एक संधि होती है। ये चुसूल भाई वही चुसूल है जहाँ पे मेजर शैतान सिंह ने अपनी जो है अपना बलिदान दिया था, और उसके बाद में उनको परमवीर चक्र मिला था 1962 की लड़ाई में। तो चुसूल की लड़ाई भी आपको पढ़नी चाहिए, वो भी बहुत ऐतिहासिक लड़ाई है, और उसके ऊपर मूवी भी बन चुकी है। तो चुसूल की लड़ाई के ऊपर जो है किताब भी है मेरे दोस्त की जय सामोता की, अगर आप वो पढ़ना चाहें तो, मेजर शैतान सिंह के ऊपर। तो चुसूल के ऊपर ही जो है 1842 में एक संधि होती है, और इस 1842 वाली संधि में भी किन डायनेस्टी की तरफ से जो है प्रतिनिधि मौजूद होते हैं। और इस और सिखों की तरफ जो है, सिख एम्पायर की तरफ से हरिचंद जो है, दीवान हरिचंद, वो मौजूद होते हैं। लासा में दलाई लामा के जो प्रतिनिधि होते हैं वो भी पूरी संधि मौजूद होते हैं। चोसुल की जो संधि होती है 1842 की, उसमें ये कहा जाता है कि ओल्ड इस्टेब्लिश्ड फ्रंटियर जो है वहाँ पर दोनों सेनाएं वापस लौट जाएंगी। मतलब जोरावर सिंह ने जो इलाका कब्जा किया था उसको छोड़ के वो लद्दाख का जो ओल्ड इस्टेब्लिश्ड फ्रंटियर है वहाँ पर सिख एम्पायर की सेना जो है वो पहुँच जाएगी, और जो दोनों जो है अपने अपने इलाकों में चले जाएंगे। तो ये संधि
संधि में तय हुआ। तो चुशूल की संधि एक तरीके से इस बात का पुख्ता सबूत है कि 17वीं शताब्दी के बाद में 19वीं शताब्दी तक वो एक इस्टेब्लिश जो है फ्रंटियर दोनों के बीच में, तिब्बत और लद्दाख के बीच में मौजूद था। तो ऐसी स्थिति में जो ये चाइना का क्लेम है कि लद्दाख का बड़ा इलाका उनका हिस्सा है, तो वो क्लेम बिल्कुल ठीक नहीं है। और भारत जो है बार बार यही कहता है कि जब भी ये बात होती है चीनी बॉर्डर डिस्प्यूट की, तो बार बार भारत की तरफ से यही कहा जाता है कि जब चीन ये कहता है कि ये बॉर्डर डिमार्केटेड कभी नहीं था, तो उसमें भारत जो है इन्हीं दो संधियों का रेफरेंस देता है कि चुशूल की संधि जो है उसके पहले जो है 1600 मतलब 17वीं शताब्दी में जो संधि हुई थी, उसमें दोनों संधियों में जो है ये बिल्कुल स्पष्टता से लिखा गया था कि बॉर्डर जो है लद्दाख और तिब्बत के बीच में वो डिमार्केटेड है, वो तय है, वहाँ पे हदबंदी की हुई है। तो आप इस तरीके से जो क्लेम कर रहे हैं वो क्लेम बिल्कुल जायज़ नहीं ठहरता है। तो ये तो बात हुई अभी तक जो हो रहा था। लेकिन अब क्या हुआ कि ये 1842 में संधि होती है, उसके बाद में एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम ये होता है कि 1845 में सिख एम्पायर का फॉल हो जाता है। और जब सिख एम्पायर का फॉल होता है तो उस समय जम्मू के राजा होते हैं, डोगरा राजा होते हैं गुलाब सिंह, और वो अंग्रेजों को 75 लाख रुपया दे के अपना जो स्टेट है, जम्मू स्टेट है, उसको बचा लेते हैं, वहाँ पे अपनी गद्दी बचा लेते हैं और वो वहाँ से कंटिन्यूसली राज करते हैं। और ये जब स्थिति बन जाती है, अंग्रेज भी अपना वहाँ पे पॉलिटिकल एजेंट बैठा देते हैं। उनको ये एरिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से उनको सिक्योरिटी एंजाइटी थी कि कहीं जो है रशिया न घुसा है। हमने आपको पिछली बार समझाया था कि वो ग्रेट गेम का दौर था। दरअसल हुआ क्या था कि 19वीं शताब्दी के अंदर एक तरफ रशियन एम्पायर था, दूसरी तरफ ब्रिटिश एम्पायर था, और ये दोनों एम्पायर भिड़े हुए थे जो एशिया में अपना सबसे ज़्यादा वर्चस्व कौन हासिल कर सकता है उसको लेके। और लगातार जो है पहले रशिया ने जापान के ऊपर भी हमला किया था, चाइना में भी कई जगहों पे जो है उनके कई चाइनीज़ इलाकों में भी उनका कब्जा था, और लगातार अंग्रेज़ों को ये लग रहा था कि कहीं जो है रशियंस इंडिया नहीं पहुंच जाए। और इंडिया ना पहुंचने देने के लिए हर चंद कोशिश जो है ब्रिटिशर्स के द्वारा की जा रही थी, क्योंकि उस समय जो भारत है वो ब्रिटिश एम्पायर का सबसे चमकीला ज्वेल था, सबसे महंगा ज्वेल था, सबसे बड़ा हीरा जो है ब्रिटिश ताज का वो भारत ही हुआ करता था, और भारत से सबसे ज़्यादा इनकम जो है ब्रिटिश एम्पायर को हुआ करती थी। तो ऐसी स्थिति में ब्रिटिशर्स किसी हालत में नहीं चाहते थे, अंग्रेज किसी हालत में नहीं चाहते थे कि रशियन इन्फ्लुएंस किसी भी तरीके से भारत पहुंचे। और उन्होंने तमाम मोर्चों पे इसकी वजह से जो है पहले से जो हमारे राजस्थानी में कहावत है कि पानी से पहले पाल बांधना, तो वो पाल बांधने की कोशिश जो है अंग्रेजों की तरफ से की गई। तो उसमें आपको दिखाई देगा कि इसी समय जो है वो एक तरफ अफगानिस्तान में इन्वेड करते हैं, वहाँ पे एंग्लो अफगान वॉर चलते हैं, 3 राउंड वहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में भी वो इसी किस्म की कोशिशें करते हुए हमको नज़र आते हैं। और ये अक्साई चीन का जो इलाका है, ये इलाका थोड़ा सा जो है उस समय उनका ध्यान नहीं जाता है, उनका ध्यान जाता है इसके 10 साल बाद में। कारण ये है कि अक्साई चीन का जब आप टोपोग्राफी देखोगे तो वहाँ पे अक्साई चीन के चारों तरफ जो है 21-22 हज़ार फीट की जो है चोटियाँ हैं, मतलब पहाड़ ऐसे हैं जहाँ पे 24 घंटे बर्फ़ जमी होती है, ग्लेशियर्स वगैरह हैं। और दूसरी तरफ जो है ये इलाका जो ये 14-15 हज़ार की हाइट पे पड़ता है। तो उस इलाके में मतलब जहाँ पे 20-22 हज़ार फीट की ऊंचाई की चोटियाँ हैं, वहाँ पे एक इलाका समतल इलाका है, जो हालांकि 14-15 हज़ार फीट की ऊंचाई पर है, लेकिन एक समतल इलाका है। दूसरी चीज़ ये है कि वो कभी किसी ज़माने में ट्रेड रूट हुआ करता था। ट्रेड रूट भी नहीं, मतलब जो चरवाहे थे वहाँ से याक लेके जाया करते थे, तो याक कैरेवंस का रूट जो है हुआ करता था। लेकिन ये स्ट्रेटजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये काराकोरम पास के ऊपर आपको एक एक्सेस देता है, एक स्ट्रेटजिक जो है आपको मजबूती वहाँ पे देता है। तो ये अक्साई चीन के ऊपर पहले किसी का हम, क्योंकि वहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट की बहुत हिस्ट्री नहीं है, बहुत ह्यूमन सेटलमेंट है भी नहीं, ऐसा दुर्गम इलाका है, तो उसके ऊपर शुरुआत में किसी की तरफ से ध्यान नहीं दिया गया था। लेकिन बाद में ब्रिटिश जो एम्पायर है उसको ये ख्याल आया कि यार ये इलाका एक ऐसा और बनता है जहाँ से जो है रशियंस जो है वो घुस सकते हैं भारत के अंदर, तो इसको भी सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसी स्थिति में ब्रिटिश सर्वेयर होते हैं एक विलियम जॉनसन, उनको जिम्मेदारी दी जाती है कि आप जाके जो है इस पूरे इलाके का सर्वे करिए, इसका जो है मैप बनाइए। तो 1867 में फाइनली वो सर्वे करके लौटते हैं, अपना मैप प्रकाशित करते हैं। और ये मैप जो है एक तरीके से भारत का जो कश्मीर प्रोविंस होता है और जो सिंजियांग प्रोविंस होता है चाइना के, इन दोनों के बीच में एक हदबंदी तय करके वो अपने हिसाब से आ जाते हैं। और ये नक्शा जो है फाइनली भेज दिया जाता है चाइनीज़ एम्पायर को उस समय, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आता है। लेकिन इस नक्शे में कई सारी कमियां थी। कमियां ये थी कि इंडस रिवर का जो फ्लो था उसको ठीक से मैप नहीं किया गया था, और बार बार जो है बैक एंड फोर्थ हो रहा होता है कि यार इसको फाइनली जो है इसको सीमा माना जाए ना माना जाए। उसके बाद में इस नक्शे को फिर से एक बार जो है कोशिश की जाती है कि इसको जो है आप एक बार और इसको ठीक से देख लिया जाए कि इंडस रिवर का जो फ्लो है वो भी ठीक से रहे और मैप भी ठीक से हो जाए, स्ट्रेटजिक लोकेशंस जो हैं वो हमारे पास में रहे। तो इस तरीके से मैपिंग की जाए। तो इस हिसाब से 1897 में ब्रिटिश आर्मी का एक अफसर होता है जॉन अर्दाग,
जॉन अर्दाग जो होता है उसको भेजा जाता है, वो इस वहाँ पर जाके फिर से इसको देखता है, लाइन्स में थोड़े बदलाव करता है और मोटे मोटे तौर पे वो लाइन जो है वो कायम कर दी जाती है। इसको जो है फाइनली ये मान लिया जाता है कि अर्दाग जॉनसन लाइन जो है ये तय करेगी दरअसल भारतीय कश्मीर और जो चाइना का सिंकियांग प्रोविंस है उसके बीच में क्या बाउंड्री रहेगी। तो ये अर्दाग जॉनसन लाइन जो है इसको लगभग तय कर लिया जाता है। हालांकि चाइना की तरफ से इसके ऊपर कोई औपचारिक सहमति नहीं जताई जाती है, लेकिन बाद के सबूत ये बताते हैं कि चाइना को इससे कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत जो है इस पूरी की पूरी लाइन को लेकर, अर्दाग जॉनसन लाइन जो है उसको लेकर नहीं थी, क्योंकि 1925 में जो पेकिंग, आज का जो बीजिंग है उसको उस समय पेकिंग नाम से जाना जाता है, तो पेकिंग की जो यूनिवर्सिटी है उसने जो एटलस छापी थी उसमें अक्साई चीन का जो इलाका है जिसमें अभी चाइना क्लेम कर रहा है उसको कश्मीर का ही हिस्सा दिखाया गया था। और 1917 से लेके 1933 तक जो चीनी सरकार द्वारा छापे गया पोस्टल एटलस था उसमें भी अर्दाग जो जॉनसन लाइन है उसी को ही फाइनल मान लिया गया था कि यही फाइनल लाइन है और इसी को जो है हम बॉर्डर मानते हैं। हालांकि इस पूरे विवाद में एक और लाइन की जो है वो एंट्री हो जाती है 1896 में। दरअसल इस लाइन को कहा जाता है मैकार्टनी मैकडोनाल्ड लाइन। ये मैकार्टनी मैकडोनाल्ड लाइन क्या है इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं कि 1896 में हुआ ये कि जैसे ही जॉनसन लाइन जो है उसके आधार पर नक्शा बना के भेजा गया तो उसके बाद में चाइना ने अक्साई चीन में अपनी दिलचस्पी दिखानी शुरू कर दी और उस समय सेंट पीटर्सबर्ग जो उस समय रशियन एम्पायर की राजधानी होती थी वहाँ पे जो चीनी एनवॉय जो चीनी राजदूत मौजूद था उसने रशियंस के जरिए ब्रिटिश एनवॉय को, यहाँ जो ब्रिटिश राजदूत वहाँ पर था उसको एक चिट्ठी, एक नक्शा भिजवाया और उसमें ये बताया गया कि हमको जो है ये इलाका इस पूरे के पूरे नक्शे में चाहिए। तो ब्रिटिश हुकूमत ने ये भी एडजस्टमेंट कर लिया उस समय कि हाँ ठीक है, कुछ इलाका इनको दे देते हैं, कुछ हम ले लेते हैं। तो इस तरीके से मैकार्टनी मैकडोनाल्ड लाइन जो है वो नई बनाई गई। ब्रिटिश हुकूमत ने इसका जो है फाइनल प्रस्ताव जो है भेज दिया था वहाँ पे चाइना की जो नई रिपब्लिक ऑफ चाइना की जो गवर्नमेंट थी उसको, लेकिन इस प्रस्ताव के ऊपर कभी कोई रिस्पांस आया नहीं। तो जब कोई रिस्पांस नहीं आया तो भारत की तरफ से ये मान लिया गया कि जो जॉनसन लाइन है वही फाइनल बॉर्डर है जो ड्रॉ किया गया था, क्योंकि उसको बाद में एटलस में भी ड्रॉ किया गया था चाइना में, पेकिंग यूनिवर्सिटी के, और चाइना जो आधिकारिक नक्शा छापता रहा 1917 से 1933 में उसमें भी वही लाइन मानी गई। तो वो ऐसी बात उसको इस तरीके से समझ लेते हैं कि इसके ऊपर चाइना की सहमति थी। तो ये लाइन जो है उसको फाइनल मान लिया गया भारत की तरफ से। अब जो ब्रिटिशर्स के ऑक्यूपेशन से जब इंडिया आज़ाद हुआ तो जो ब्रिटिश एम्पायर की तरफ से जो तय किए बॉर्डर थे उन्हीं को हम लोगों ने इनहेरिट किया, ऑब्वियस सी बात है। तो ऐसी स्थिति बनी कि जो भारत का जो बॉर्डर था जो ब्रिटिशर्स तय करके गए थे वही बॉर्डर जो है हमने इनहेरिट कर लिया। अच्छा, ब्रिटिशर्स के टाइम से ही ये कोशिश रही पूरे ब्रिटिशर्स की भी, बाद में भारत में जो जवाहरलाल नेहरू सरकार बनी उसकी भी, कि भारत और चाइना के बीच में हमेशा से कुछ ना कुछ बफर जोन रहे। डायरेक्ट भारत और चाइना का बॉर्डर जितना कम लग सकता है उतना कम लगे। तो वैसी स्थिति जो है भारत की तरफ से लगातार ये कोशिश की गई ताकि जो है दो बड़ी जाइंट पावर जो है एशिया की वो आपस में टकराव डायरेक्ट जो है उनका ना हो। तो इसी कोशिश के तहत जो है आप अगर देखेंगे तो तिब्बत का जो इलाका है, जो कि हमको आप ये समझिए कि लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक जो है एक बफर जोन का काम करता है। बीच में नेपाल भी है, बीच में भूटान भी है, बीच में सिक्किम भी था जो उस समय एक तरीके से एक राजतंत्र वहाँ पे चल रहा था। तो ये तमाम यहाँ से कोशिश की अरुणाचल प्रदेश तक एक बफर जोन जो है भारत और चीन के बीच में खड़ा हो जाए। लेकिन जैसे ही वहाँ पे माओ जेडोंग पावर में आते हैं और वहाँ पे चाइना में कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन होता है, उसके बाद में पूरा का पूरा जो तिब्बत का इलाका है उसके ऊपर पीएलए कब्जा कर लेती है, उसके ऊपर वो आ बैठते हैं। और ये जो बफर जोन की जो थ्योरी थी या बफर जोन की जो कोशिश थी भारत के द्वारा, ये कोशिश पूरी तरीके से असफल हो जाती है और एक बड़ा इलाका जो है वहाँ पे भारत और चीन की सीमाएं एक दूसरे को टच कर रही होती हैं। और उस समय ऐसी स्थिति होती है कि 1954 में भारत ये चाहता है कि अब ठीक है, अब सीमाएं लग गई हैं, आपने तिब्बत पर कब्जा कर लिया है, भारत ने उसके ऊपर कोई इंटरवेंशन भी नहीं दिखाया है, कोई औपचारिक रूप से उसका विरोध भी नहीं किया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। और उल्टा उस समय जो है भारत की तरफ से रसद भी भेजा जा रहा था चाइना को। तो ये स्थिति थी। तो भारत ने जिस तरीके से चाइना ने तिब्बत पर कब्जा किया, भारत ने उसका एक रत्ती भर ऐतराज उस समय नहीं जताया था, ये सोचते हुए कि हम उनके इंटरनल मैटर में अगर दखलंदाजी नहीं करेंगे तो शायद आने वाले टाइम में जो है चाइना और भारत के रिश्ते ठीक रहेंगे। और 1954 में भारत और चीन के बीच में एक पेकिंग के दौरान एक जो अभी हम जिसको बीजिंग कहते हैं, वहाँ पे सिनो इंडिया एग्रीमेंट हुआ था और इसमें पंचशील के सिद्धांतों की बात कही गई थी। और दरअसल ये पंचशील के सिद्धांत, कई बार ऐसा कहा जाता है कि नेहरू जी ने पंचशील के सिद्धांत दिए, बात बिल्कुल गलत है। ये दरअसल पंचशील का जो सिद्धांत है ये माओ का ब्रेन चाइल्ड था। माओ जब जिस तरीके से पार्टी में आए तो माओ की पार्टी जब सत्ता में आई, वहाँ पे जो माओइस्ट पार्टी थी या कम्युनिस्ट पार्टी जो सीपीसी कहा जाता है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, जब वो सत्ता में आई तो माओ उसके चेयरमैन थे और माओ ने एक खाका खींचा कि अगर चाइना को दूसरे
विदेशी ताकतों के साथ में अगर समझौता करना है, क्योंकि 16-17 नेबर्स लगते हैं चाइना को, तो और जो अपने पड़ोसियों के साथ में अगर उनको एक समझौता करना है या संबंध रखना है, तो उसके सिद्धांत क्या होने चाहिए। तो इसका एक खाका जो है माओ ने बिल्कुल पहली बार खींचा, जिसको पंचशील के सिद्धांत कहा जाता है। और इसी पंचशील के सिद्धांत के आधार पर जो है भारत और चाइना के बीच में 1954 में एक समझौता होता है, और जिसको पंचशील का सिद्धांत कहा जाता है। आप यहाँ पे पंचशील अपार्टमेंट वगैरह कई सारी चीज़ें देखेंगे दिल्ली में। लेकिन वो पंचशील का जो समझौता है वो बिल्कुल जो है फ्रॉड साबित हुआ, गलत साबित हुआ, भारत को भुलावे में रखने वाला जो है ये समझौता साबित हुआ। और इसके ऊपर जो जिन प्रधानमंत्री नेहरू को ये कहा जाता है कि उनकी विदेशी मामलों में समझ बहुत अच्छी थी, क्योंकि प्रधानमंत्री नेहरू उस समय प्रधानमंत्री भी थे, विदेश मंत्रालय भी उनके पास में था, और नेहरू जो है इस पूरे के पूरे भुलावे में आ जाते हैं। यहाँ तक ये होता है कि कोलंबो में जो एशियन प्राइम मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस होती है, वहाँ पे नेहरू भाषण देते हैं, और भाषण देते हुए वो ये कहते हैं चाइना के जो पंचशील सिद्धांत हैं वो इतने बेहतर हैं कि दो देशों के बीच में अगर इन सिद्धांतों के आधार पर डिप्लोमेटिक रिलेशन बने तो कोई कन्फ्रंटेशन की स्थिति नहीं होगी, कोई भी आपस में उलझने की स्थिति नहीं होगी, अगर पंचशील सिद्धांतों को मानते हुए दो देश अपने जो है डिप्लोमेटिक रिश्ते बनाएं तब। तो ये नेहरू एक तरीके से आप ये देखेंगे कि नेहरू पूरी तरीके से जो है उस पंचशील के सिद्धांत के ऊपर, या पंचशील का जो तरीका था डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट का, उसको पूरी तरीके से उस पर सहमत थे, या एक तरीके से उस पर फिदा से हो गए थे। लेकिन ये बहुत बड़ा भुलावा था। उस समय हम भारत चीनी हिंदी चीनी भाई भाई का दौर चल रहा था, और लेकिन ये तमाम सारी बातें हो रही थी। लेकिन उस बीच में जब हम ये बात कर रहे थे, शांति के गीत गा रहे थे, उस समय माओ क्या कर रहे थे। माओ के दिमाग में कुछ और चल रहा था। माओ ने तिब्बत पे सबसे पहले ये सिद्धांत दिया कि जो तिब्बत है वो चीन की दाहिनी हथेली है। तो ये हथेली है तो इसकी उंगलियां क्या है, तो उंगलियां हैं नेपाल है, सिक्किम है, लद्दाख है, भूटान है, और आज का जो साउथ जिसको तिब्बत वो लोग बोलते हैं और हम अरुणाचल बोलते हैं ये। तो उन्होंने एक तरीके से भारत को लगा हुआ जो पूरा इलाका है, सिक्किम, लद्दाख, भूटान, नेपाल और अरुणाचल का जो इलाका है, उसको कहा कि ये जो है तिब्बत की उंगलियां हैं। तो उनका क्लेम ये था कि तिब्बत इतना लंबा फैला हुआ था और ये तमाम इलाका जो है वो हमारा है। और इस बीच में हम लोग भी जो है उसको बहुत गौर से देख नहीं रहे थे कि माओ दरअसल कह क्या रहे हैं, कहना क्या चाह रहे हैं, उनके आगे की मंशा क्या है। और हम लोग जो है अपने अलग चीज़ों में लगे हुए थे, इंस्टीट्यूशन बनाने में, या जो भी देश उस समय जो इंगेजमेंट देश की रही हो, तो उसमें जो है देश उलझा हुआ था। और इस बीच में 1957 में अक्टूबर में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का जो मुखपत्र है वहाँ पे खबर छपती है कि दुनिया का सबसे ऊंचाई वाला जो हाईवे है, शिंक्यांग और तिब्बत हाईवे, वो कंप्लीट हो गया है। ये खबर छपती है अक्टूबर में, और तब तक हमारे पास में कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं होती कि अक्साई चीन में, जो अक्साई चीन का इलाका है, जो हमारा इलाका है, तमाम जो नक्शों में वो हमारा इलाका ही दिखाया गया था, जिसके ऊपर कोई डिस्प्यूट कभी से था ही नहीं, उस इलाके में जो है चीन घुसपैठ कर देगा। तो हमको इसका कोई आइडिया था ही नहीं। हालांकि बाद में ये कहा गया है कि आईबी की तरफ से इस तरीके की कोई इनपुट नहीं आया, आईबी का ये फेलियर था, इंटेलिजेंस का ये फेलियर था। उस समय BN मल्लिक आईबी के सरबराह होते थे, और उनकी तरफ से ये कहा गया कि हम लगातार इनपुट दे रहे थे, लेकिन इंडियन जो गवर्नमेंट थी उसने उस समय कुछ भी ना करना ही ठीक समझा, जरूरी समझा, क्योंकि उस समय भारत ऐसी स्थिति में नहीं था कि वो चीन का प्रतिकार कर पाए। खैर, इसके ऊपर अलग अलग मौक़िफ़ हैं, लेकिन ये स्थिति ये है जो ऑफिशियल मैं आपको बता रहा हूँ कि 8 अक्टूबर 1956 को ये खबर जो है चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र में छपती है। और हम जो है चेतते कब हैं, हमारी सरकार को जो है कब होश आता है, तो उसमें 2 महीने का वक्त लग जाता है। 1958 के जनवरी में फॉरेन सेक्रेटरी होते हैं उसमें सुबिमल दत्त, और वो जो है पहली बार नेहरू को खत लिखते हैं, प्रधानमंत्री को, और सुझाव देते हैं कि आने वाला जो स्प्रिंग है, आने वाली जो बसंत है, उसमें हम एक रिकॉन पार्टी भेज देते हैं, एक ऐसी पार्टी भेज देते हैं जो जाके पता करे कि वहाँ पे असल में हो क्या रहा है, कि कहीं वो चीनी जो है भारतीय इलाकों से रोड तो नहीं बना रहे हैं। और नेहरू जो है उनको मतलब दत्त जो है नेहरू को ये भी सलाह देते हैं कि हवाई सर्वेक्षण भी हम करवा सकते हैं, लेकिन नेहरू कहते हैं कि एरियल सर्वे जो है वो गैर जरूरी है और अननेसेसरी एग्रेशन दिखाएगा, तो हम अपनी रिकॉन पार्टीज भेज देते हैं। और हमारी तरफ से 2 रिकॉन पार्टीज जाती भी हैं। और 1958 की गर्मियों में, टू बी प्रिसाइज सितंबर में, जो गर्मियों में वो लोग रवाना होते हैं, और टू बी प्रिसाइज सितंबर में ऐसी स्थिति होती है कि वहाँ पे इस पूरे के पूरे जो रिकॉन जो ये दल होता है, जो कि खोजी दल होता है, उसको लीड कर रहे होते हैं इंजीनियर कोर, भारतीय आर्मी के इंजीनियर कोर के अफसर होते हैं, उनके नेतृत्व में रिकॉन पार्टी भेजी जाती है। और एक जगह पड़ती है हाजी लंगेर, वहाँ पे चीनी ट्रूप्स जो हैं इस पूरी की पूरी हमारी रिकॉन पार्टी को इंटरसेप्ट कर लेते हैं, और 40 दिन तक हमारे जवान जो हैं चीनी कैद में रहते हैं। और वहाँ से एक तरीके से ये साफ हो जाता है कि अक्साई चीन के अंदर चीन का कब्जा जो है वो हो गया है। चीन ने एक हाईवे बना लिया है जिसको
219 के नाम से बाद में जाना गया। तो ये हाईवे जो है वो उस समय तक चीन कंस्ट्रक्ट कर चुका था। तो एक तरीके से जो 1962 का वॉर था उससे पहले जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चीन को चाहिए था वो चीन जो है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अक्साई चीन में भी बना चुका था, वो अरुणाचल वाले इलाके में भी बना चुका था। तो चीन हमसे बेहतर कंडीशन में था डिप्लॉयमेंट की, क्योंकि अगर जब आप बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं तो आपका असला टाइम पे पहुंच सकता है, आपका रसद टाइम पे पहुंच सकता है, आपकी कुमत टाइम पे पहुंच सकती है, आपका रीइंफोर्समेंट टाइम पे पहुंच सकता है। तो सारी चीज़ें जो है उसके लिए एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सीमा पे होना जरूरी है। और चीन ने ये सोचते हुए कि आज नहीं तो कल जो है इस मुद्दे पे लड़ाई होगी ही, तो उन्होंने पहले ही अपना जो है इंडिया को भनक लगने से पहले अपना जो है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे खड़ा कर लिया था। और जो जिसको अभी कहा जाता है कि भाई ये हाईवे 219 जो है G219 चाइना का, वो उस समय बना था। और उस समय भारतीय, सही कहा जाए इसको मानने में कोई गलत बात नहीं कि भारतीय सरकार को उस समय जो है इसकी हवा तक नहीं लगी थी कब कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ और कब कंस्ट्रक्शन खत्म हो गया। हालांकि भारत की तरफ से इसके बाद में जब ये हाईवे बन गया उसके बाद में भारत की तरफ से बहुत सारे लेटर वगैरह मैप वगैरह एक्सचेंज किए गए थे। लेकिन हमारे राजस्थानी में कहावत और ये है कि खाने के बाद जो है सिर्फ आदमी कुल्ला करता है। तो मतलब जो खाने के बाद चढ़ू बोलते हैं हम लोग कि जिमाबाद में चढ़ू या करें, तो वो खाने के बाद में सिर्फ आप हाथ धोते हैं, खाने के बाद में कुछ बचता नहीं है। तो वही स्थिति है, एक बार जो वहाँ पे रोड बन गई, उनकी डिप्लॉयमेंट हो गई, तो उसके बाद में आप कितना भी डिप्लोमेटिक जो है एतराज़ दर्ज कराएं, वो चीज़ें वहाँ पे जब तक आप ग्राउंड पे उस फोर्स को पीछे नहीं धकेलते हैं तब तक कुछ भी स्थिति बदलने वाली नहीं है। तो वो तब से स्थिति आज तक वही बनी हुई है। तो 1962 के युद्ध में चाइना की बेसिक रणनीति ये होती है कि वो अरुणाचल के प्रदेश का कुछ हिस्सा जो है उसको अपने कब्जे में कर लेगा, अक्साई चीन वाला कुछ हिस्सा अपने कब्जे में कर लेगा, नेगोशिएशन के तौर पे अरुणाचल वाला जो हिस्सा है उसको खाली कर देगा और अक्साई चीन वाला उसका जो हिस्सा है जिसके ऊपर उसका क्लेम है वो उसके पास में आ जाएगा। तो ये स्थिति जो होती है चीन की, और चीन इसी रणनीति के तहत भारत के ऊपर हमला करता है, दोनों जगहों पर कब्जा भी कर लेता है। और यही रणनीति के तहत जो है वो अरुणाचल का हिस्सा खाली कर लेता है, मैकमोहन लाइन के पीछे चला जाता है अरुणाचल वाले सेक्टर में। लेकिन यहाँ पे अक्साई चीन वाले इलाके में वो कहता है कि जो मैककर्टनी मैकडोनल्ड लाइन जो है वो लाइन जो हम उसी को मानते हैं, उसी को मानते आए हैं, और वो आपने ऑफ़र किया था हमको, और हम जो है उसी लाइन के हिसाब से अपना इलाका दिखाएंगे। तो अब ये दो लाइन जो हमने आपको पहले बताई थी कि एक तरफ जॉनसन लाइन है, दूसरी तरफ मैकडोनल्ड लाइन है, तो मैकडोनल्ड लाइन जो है वो चाइना तस्लीम करना शुरू कर देता है कि भाई हम इसको मानते हैं और इस तरीके से अक्साई चीन का एक हिस्सा जो है वो हमारे हिस्से में आता है। भारत कहता है नहीं नहीं ये बात ठीक नहीं है, बॉर्डर तो जो है वो जॉनसन लाइन पे ही है। लेकिन अब ऐसी स्थिति हो जाती है क्योंकि चाइनीज़ ट्रूप जो है एक बड़ा इलाका जो है अक्साई चीन का वो कब्जा कर लेते हैं, उनको पीछे धकेलना हमारे बस की बात उस समय नहीं होती है, क्योंकि हमारी मिलिट्री तैयारी उस तरीके की नहीं होती है, हमारे डिफेंसेज उस तरीके के नहीं होते हैं। तो उस समय जिसका जहाँ पे कब्जा होता है उसको एक सीमा मान लिया जाता है जिसको कहा जाता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अब दिक्कत क्या है कि ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो कि 1962 में तय हुई थी, इसको लेकर भी दोनों देशों की समझ अलग अलग है। भारत का कहना है कि वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है भारत की वो जो क्लेम की जा रही है भारत की तरफ से, जो भारत का कहना है वो उन पॉइंट्स के ऊपर है जो उस समय के जो चाइना के प्राइम मिनिस्टर थे जो इनलाई, उनकी तरफ से जो 16 बॉर्डर पॉइंट बताए गए थे अक्साई चीन में, तो उसको मानते हुए जो है भारत जो है उसको एक तरीके से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल मानता है। जबकि चाइना की तरफ से जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो क्लेम की जाती है उसमें अक्साई चीन का पूरा इलाका, जो थोड़ा बहुत हिस्सा हमारे पास बचा है, उसको भी वो पूरा क्लेम करते हैं। तो इस तरीके से जो दोनों लाइन्स के बीच का जो इलाका है इसको एक तरीके से बफर जोन मान लिया गया है। इंडियन ट्रूप्स जो हैं वो वहाँ पे जाके अपनी पेट्रोलिंग करते हैं, चाइनीज़ ट्रूप भी इस तरफ आते हैं जो उनकी तरफ उनके हिसाब से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। तो ये, और क्योंकि ये ट्रेन बहुत मुश्किल है, बहुत जिगजैग इलाका है, तो बहुत स्पष्टता यहाँ पर भी नहीं है। बावजूद इसके कि 1962 में इसी ट्रेन में दो सेनाओं के बीच में युद्ध हुआ था, उसके बाद में भी ये सीमा तय नहीं हो पाई है। अभी की स्थिति ये है, और ये जो स्थिति है कि पूरे के पूरे LAC के ऊपर या पूरे के पूरे भारत चाइना के सीमा के ऊपर एक तरीके से जो ये घटाघोप की स्थिति है, वो घटाघोप की स्थिति चाइना के लिए बहुत फायदेमंद है। क्योंकि चाइना ने बहुत शुरुआत से ही, खासतौर पे 70 के दशक के बाद में, मान लीजिए कि 80 के दशक के बाद में जब वहाँ पे इकोनॉमिक रिफॉर्म होने शुरू हुए, एक तरीके से चाइना इकोनॉमिकली मजबूत होना शुरू हुआ, उसी समय से 1980 के दशक से ही उन्होंने लगातार इस बॉर्डर के ऊपर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। और आज के हालात ये हैं, ये बहुत कड़वा सच है, ये हमको मानना पड़ेगा कि चाइनीज़ जो हैं उनके ट्रूप डिप्लॉयमेंट हमसे बेहतर है, उनके पास में इक्विपमेंट हमसे बेहतर है, टेक्नोलॉजी हमसे बेहतर है, और वो हमसे ज़्यादा जल्दी जो है मोबिलाइजेशन अपने ट्रूप्स का वहाँ पे कर सकते हैं बॉर्डर के ऊपर। तो ये स्थिति फिलहाल बनी हुई है। हमने भी धीरे धीरे बाद में जो है एक सबक लेते हुए, खासतौर पे 2012-13 में जिस तरीके से झड़पें हुई वहाँ पे, उसके बाद में सबक लेते हुए हमने इस पूरे इलाके में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू किया। हालांकि अब भारतीय सेना और भारतीय सरकार जो है बहुत तेज़ी से इस इलाके में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की कोशिश कर रही हैं,
लेकिन हम काफ़ी पीछे हैं अभी, हालात ये है चाइना से। ये बहुत कड़वी सच्चाई हमारे लिए, लेकिन सच यही है। और मतलब इसको ना मानने से जो है चीज़ें बदल नहीं जाएंगी। ये हमको मानते हुए आगे जो है चाइना के प्रति हमारी क्या रणनीति रहनी चाहिए, क्या सिक्योरिटी हमारी होनी चाहिए चाइना के साथ में, किस सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन के साथ में हमको चलना चाहिए, ये हमको यहाँ से तय हमको करना पड़ेगा। और इसमें जब हम इस बेसिक फैक्ट को नहीं मानेंगे तो हम अपने आप को भुलावे में रख रहे हैं, हम अपने आप को छलावे में रख रहे हैं, हम सत्य जो है और तथ्य जो है उसको मानने से इनकार कर रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा इलाका जो है, इस पूरे के पूरे इलाके में सबसे ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट जो है वो भारतीय और चीनी सेना की तरफ से है, क्योंकि दोनों तरफ से ये लगातार क्लेम किया जा रहा है कि फलाना इलाका हमारा है, फलाना इलाका हमारा है। इसी तरीके से पेंगोंग सो जो लेक है उसके ऊपर भी जो है लगातार ये विवाद बना हुआ है कि कौन सा इलाका किसका है, कौन कहाँ तक पेट्रोल करेगा। तो जगह जगह पे जो है इस तरीके की स्थिति बनी हुई है दोनों देशों के बीच में। तो आज के एपिसोड में हमने आपको ये समझाने की कोशिश की कि अक्साई चीन पे दोनों देशों के बीच में विवाद क्या है, किस तरीके से भारत का जो लेजिटिमेटली भारत का इलाका है अक्साई चीन, जो पिछले 3 सदियों से हमारा इलाका है, 17वीं शताब्दी से जो है भारत का इलाका रहा है अक्साई चीन का इलाका, उस इलाके पे चाइना किस तरीके से गलत तरीके से आके कब्जा करके बैठ गया है। और उस समय हमारे पास में ना तो इतने संसाधन थे, ना हमारे पास में प्रॉपर इंटेलिजेंस थी, और उसका फ़ायदा उठाते हुए चाइना ने किस तरीके से उस पूरे इलाके में धीरे से चोरों की तरह घुसपैठ करके उस पूरे इलाके पे कब्जा कर लिया। इसका इतिहास हमने आपको बताने की कोशिश की। ये लद्दाख का जो सेक्टर है ये भारत और चीन के लिए सबसे ज़्यादा जो है तनातनी की स्थिति यहीं पर होती है। आपको याद होगा कि 2020 में जो है सबसे ज़्यादा खूनी झड़पें जो है भारत और चीन के बीच में यहीं हुई थी, चाहे वो गालवान का इलाका हो, चाहे हॉट स्प्रिंग का इलाका हो, चाहे पेंगोंग सो का इलाका हो। तो ये तमाम झड़पें जो है लद्दाख के सेक्टर में हुई थी। इन झड़पों के ऊपर भी विशेष हम लोग विस्तार से बात करेंगे अगले एपिसोड में। आपको ये वीडियो कैसा लगा जो हमने आपको समझाने की कोशिश की, या पूरा विवाद आपको समझ में आया, ये हमको कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। और इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है इसको भी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। मेरा नाम है विनय सुल्तान, कैमरे के पीछे हमारे साथी अभय, और आपके लिए वीडियो भी वही एडिट करेंगे। आपका ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।